बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स डिस्कस किए थे। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि यूके कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमें देता है, जिसमें दो ईवान हैं। ऊपर वाले ईवान को हाउस ऑफ लॉर्ड और नीचे वाले ईवान को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक हेरिडिटी चैम्बर है और ये चैम्बर ऑफ पियर्स या पियर्स चैम्बर भी कहलाता है। इसके बाद जो नीचे वाला ईवान है वो हाउस ऑफ कॉमन कहलाता है और हाउस ऑफ कॉमन के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं सिटीजन्स ऑफ यूके से। तो आज हम पढ़ेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड को, जो ऊपर वाला ईवान है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हाउस ऑफ लॉर्ड या ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो नेचर है या इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। एक्चुअली जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, बरतानिया में चूँकि बादशाहत थी और बादशाहत से जो इख्तियारात हैं वो बतदरीज पार्लियामेंट को मुंतकिल हुए हैं। बादशाह और जो अब जो है वो बादशाहत जो है या इंस्टीट्यूशन ऑफ क्राउन जो है वो एक फॉर्मल या फिर सिंबल के तौर पर अभी भी है। अब तमाम जो इख्तियारात हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को मुंतकिल हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला चार्टर किंग और बिशप के दरमियान या फिर आप यूँ कह लें कि सिटीजन्स ऑफ यूके के दरमियान जो साइन हुआ था वो 1205 में मैग्ना कार्टा था। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। मैग्ना कार्टा वो पहला चार्टर है जिसमें कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो लंदन के लोग थे उनको दिए गए। ये दरअसल किंग जॉन और बिशप के दरमियान एक ट्रीटी था जो कि एक वार के नतीजे में साइन हुआ था। अब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे सामने आता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो पहली तस्वीर हमारे सामने आती है वो 1295 में आती है। 1295 में एक मॉडर्न पार्लियामेंट बनाई गई थी। ठीक है। हाँ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इससे पहले जैसा आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो बादशाह होता था वो एक दीवान या एक ग्रेट काउंसिल रखता था जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के नवाब और गवर्नर्स होते थे जो बादशाह को एडवाइस देते थे। लेकिन मॉडर्न जो पार्लियामेंट है वो हमें 1295 में बरतानिया में नज़र आती है, जो कि एक ट्रीटी की सूरत में हमारे सामने आती है। आज की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड है, ये ट्रीटी ऑफ यूनियन 1706 में वजूद में आती है। ये दरअसल ट्रीटी साइन होता है आयरलैंड, स्कॉटिश और ब्रिटिश जो ग्रेट काउंसिल है इसके दरमियान एक ट्रीटी साइन होता है और उस ट्रीटी के नतीजे में ये आज की जो ब्रिटिश ऑफ पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश है ये वजूद में आती है। इसमें जो टोटल मेंबर्स थे वो 45 थे, 45 मेंबर थे और 16 पियर्स थे। पियर्स ऑफ स्कॉटलैंड से 16 जो मेंबर वो लिए गए थे। डियर स्टूडेंट्स, पार्लियामेंट से आगे हम बात अगर करें हाउस ऑफ लॉर्ड की, तो हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हाउस ऑफ लॉर्ड पहले भी पार्लियामेंट के वजूद में आने से पहले भी था और इसको ग्रेट काउंसिल कहा जाता था। या ये लैटिन जो वर्ड है मैगम कॉन्सिलिम कहलाता था, जिसको ग्रेट काउंसिल भी कहते हैं, जो कि बादशाह को एडवाइस देता था। फिर डियर स्टूडेंट्स, ये इख्तियारात जो थे वो ग्रेट काउंसिल के पास थे, जो बतदरीज हाउस ऑफ कॉमन को मुंतकिल होते रहे। हाँ, ग्रेट काउंसिल या हाउस ऑफ लॉर्ड जो था इसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आती रही, जैसा कि 19 मार्च 1649 1649 में हाउस ऑफ लॉर्ड को एबॉलिश कर दिया गया, मतलब कि इसका ख़ात्मा हो गया। और फिर एक ग्रेट कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट या एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के नतीजे में इसको दोबारा 1960 में दोबारा हाउस ऑफ लॉर्ड को रिस्टोर किया गया। 1660 में इसको दोबारा रिस्टोर किया गया।
फिर हाउस ऑफ लॉर्ड में बहुत सी रिफॉर्म्स होती रही। 2014 में फिर रिफॉर्म्स हुई जो प्राइवेट बिल्स के रिलेटेड थी कि प्राइवेट बिल जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड में कैसे पेश किए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है जो मॉडर्न हाउस ऑफ लॉर्ड जो है या मॉडर्न पार्लियामेंट का जो ऊपर वाला ऐवान हाउस ऑफ लॉर्ड है, इसके 756 मेंबर हैं। अगर हम हाउस ऑफ लॉर्ड की कंपोजिशन को देखें, अगर हम इसकी कंपोजिशन को देखें तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक हेरिडिटी चैम्बर है और ये कंज़र्वेटिव रवायात अपनी रखता है, एक पुरानी रवायात रखता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ लोग हैं, वो बड़े पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग हैं और यूरोपियन ब्रिटिश जो सोसाइटी है मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट सेटल एक सोसाइटी है, लेकिन वो अपनी रवायात को उन्होंने छोड़ा नहीं है, उन्होंने अपनी रवायात को कायम रखा है। आपने भी देखा हुआ जैसे अभी क्वीन जो उनकी फ़ौत हुई है तो उनके तदफीन के लिए जितने भी इंतज़ामात हुए वो वही पुरानी रवायात के तहत ही यह सारा कुछ हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया, हम इसके कंपोजिशन की तरफ चलते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये हेरिडिटी चैम्बर है और इस हेरिडिटी चैम्बर में 7 कैटेगरीज़ हैं, तकरीबन 7 कैटेगरीज़ हैं जो बेसिक रोल प्ले करती हैं इसकी कंपोजिशन में। हाउस ऑफ लॉर्ड की कंपोजिशन में या इसकी बनावट में ये 7 बेसिक कैटेगरीज़ हैं जो इसको एक शेप देती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इन 7 जो कैटेगरीज़ हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो हेरिडिटी पीयर्स हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हाउस ऑफ लॉर्ड के जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं इनको खिताब मिलता है। जैसे पिछले जो बादशाह होते थे वो अपने जिस मिनिस्टर से या जिस बंदे से खुश होते थे उसको खिलअत पहनाते थे, और ब्रिटिश जो किंग है अगर वो किसी को हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बनाए तो वो भी एक तरह का ये इनाम है, तो वो लोग पीयर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो हेरिडिटी पीयर्स हैं। हेरिडिटी पीयर्स, dear students, heredity peers, about 9 to 10th of the members belongs to the category. Peerage is granted by the crown and he may created as many as he likes. Dear students, जो पीरेज का जो इसकी अपॉइंटमेंट या डिक्लेरेशन का तरीक़ाकार है वो जो ब्रिटिश किंग है उसके पास है या ब्रिटिश क्राउन जो है उसके पास है, वो जितने मर्ज़ी चाहे पेरेज दे सकता है। और हेरिडिटी जो पेयर्स हैं इसमें आमतौर पर इसकी तकसीम जो है वो वरासती तकसीम ही की तरह होती है। जैसे ख़ानदान में एक बड़ा बेटा जो होता है उसको हेरिडिटी पेयर्स में उसको आने का मौका मिलता है। आपने हमारे पाकिस्तान में देखा होगा गांव में जो एक नंबरदार होता है, नंबरदार जब फौत हो जाता है तो उसको हेरिडिटी ये क्लेम कर सकता है उसका जो बड़ा बेटा है, ठीक है, फैमिली में जो बड़ा बेटा है वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह ये जो हेरिडिटी पीयर्स हैं ये आमतौर पर जो स्कॉटिश, आयरलैंड और जो ब्रिटिश मुख्तलिफ़ इलाक़ों के नवाब थे या जो रॉयल ब्लडेड थे उनको ये हेरिडिटी पेयर्स में शामिल किया जाता है, और वो इसके जो नेक्स्ट जो बंदा आता है वो ख़ानदान का सबसे बड़ा बेटा होता है, ठीक है, हेरिडिटी पेयर्स होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स ऑफ स्कॉटलैंड है। रिप्रेजेंटेटिव पेयर्स ऑफ स्कॉटलैंड है। डियर स्टूडेंट, हेरिडिटी पेयर्स के बाद, अच्छा मैंने आपको अभी बताया था कि हाउस ऑफ लॉर्ड जो है ये ट्रीटी ऑफ यूनियन 1706 के नतीजे में ये वजूद में आई थी। इस ट्रीटी में जो
पार्लियामेंट्स जिन्होंने हिस्सा लिया था उसमें स्कॉटलैंड पार्लियामेंट थी, स्कॉटिश पार्लियामेंट थी, आयरलैंड पार्लियामेंट थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। तो जब ये इकट्ठी हुई तो स्कॉटलैंड से भी फिर मेंबर्स लिए जाते थे। तो 16 मेंबर थे, 16 पीयर्स थे जो कि इलेक्ट होते थे स्कॉटिश पार्लियामेंट से। और ये उसी ट्रीटी ऑफ यूनियन जो 1706 का ट्रीटी था उसी के नतीजे में इसमें शामिल किया गया था। तो ये रिप्रेजेंटेटिव्स थे, रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ द स्कॉटलैंड थे। इसके बाद एक और है, वो आयरिश जो पार्लियामेंट है उसके रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स लिए जाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स ऑफ आयरलैंड, ठीक है। ये दो ऐसी पार्लियामेंट्स हैं जो कि ट्रीटी ऑफ यूनियन 1706 में जो ट्रीटी साइन हुआ था उसके नतीजे में ये दोनों पार्लियामेंट अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो नुमाइंदगान हैं, वो हाउस ऑफ लॉर्ड में भेजते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब जो आयरलैंड के थे वो 128 मेंबर थे, इसके 16 मेंबर हैं और इसके 128 हैं। लेकिन ये भी आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसने इसको ब्रिटिश जो रूल था उससे अलग कर लिया था, उससे अलहदगी हासिल कर ली थी और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर अपने आप को डिक्लेयर कर लिया था। और अब ये भी जो पेरेज है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आयरलैंड की, ये भी इससे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद लॉर्ड ऑफ अपील है। ये जो फोर्थ कैटेगरी है वो लॉर्ड्स ऑफ अपील। डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड ऑफ अपील ये 9 मेंबर्स हैं अपॉइंटेड बाय द क्राउन अंडर द प्रोविजंस ऑफ एपीलेट जुरिस्डिक्शन एक्ट 1876 टू असिस्ट द हाउस इन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स जुडिशियल फंक्शंस। आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द ब्रिटिश का मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। ठीक है, और ये जो हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट है या हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी जो है वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। तो जब एज अ हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी ये काम करता है तो ये जो 9 मेंबर्स हैं ये आमतौर पर जुडिशरी के जो सीनियर मेंबर्स हैं वो लिए जाते हैं, या फिर जो लॉ नोइंग पर्सन्स होते हैं, या जो पॉलिटिकल और सोशल जो सिनेरियो है ब्रिटिश का उसको जानने वाले जो होते हैं उनसे ये मेंबर्स लिए जाते हैं और ये हेल्प करते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट की या ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड की कि जब वो जुडिशल जो परफॉर्मेंस है या जुडिशल फंक्शन जो हैं वो जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो तब ये उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये 9 मेंबर होते हैं, 9 मेंबर्स होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट स्पिरिचुअल पेयर्स हैं। स्पिरिचुअल पेयर्स जो हैं डियर स्टूडेंट, स्पिरिचुअल पेयर्स हैं ये टोटल 26 मेंबर होते हैं, 26 मेंबर हैं ये टोटल। ठीक है, और ये 2 मेंबर्स लिए जाते हैं आर्क बिशप ऑफ यॉर्क एंड कंट्रीबरी, जो इनके चर्च हैं वहाँ से लिए जाते हैं। इसमें 2 मेंबर जो होते हैं वो आर्क बिशप ऑफ यॉर्क एंड कंट्रीबरी जो चर्च हैं और 24 सीनियर बिशप्स ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड से हैं। ठीक है, 24 वो मेंबर हैं जो सीनियर तरीन बिशप्स हैं ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। तो आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, एक्चुअली ये जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड है इसमें बेसिक रोल प्ले करते हैं। ये जो स्पिरिचुअल पेयर्स हैं ये बेसिक रोल प्ले करते हैं। ये दरअसल स्पिरिचुअल पेयर इस हाउस को जोड़ने में भी इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद रॉयल ब्लेडेड है, प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लेडेड जो हैं वो होते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद मेल एडल्ट मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली हु हैव अटेन द एज ऑफ मेजॉरिटी एंड आर विद इन द स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप आर अपॉइंटेड एज मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड। तो जो प्रिंसेस हैं, रॉयल ब्लडेड हैं, जो रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, मेल मेंबर्स हैं, वो जो जिन्होंने एक तयशुदा जो एक डिग्री है वो ली हो और क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हों, तो प्रिंस जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ये इनको विद द परमिशन ऑफ द किंग आर क्राउन इनको अपॉइंट कर देता है, हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बना देता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके बाद लाइफ पीयर्स हैं। अच्छा, इनकी जो तादाद है, इन मेंबर्स की तादाद है, ये वक्त के साथ साथ कम या ज़्यादा होती रहती है। ठीक है, ये स्पेसिफाइड नहीं है। रॉयल ब्लडेड में जो मेंबर्स आते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है, इनकी तादाद कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हैं लाइफ पीयर्स। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ पेयर जो हैं ये पेयरेज एक्ट 1958 जो है, इसके तहत जो पेयरेज एक्ट जो है ना, एज एक्ट 1958 का जो पेयरेज एक्ट है उसके तहत इनकी अपॉइंटमेंट होती है। मुल्क में, स्टेट में, स्कॉटलैंड में बादशाह किसी भी मिनिस्टर को, स्पीकर को या ऐसे जो एडमिनिस्ट्रेशन से या एग्जेक्टिव से ऐसे लोग जिन्होंने मुल्क व कौम के लिए खिदमात सर अंजाम दी हों, जिनकी कंट्रीब्यूशंस हों मुल्क के लिए, सिटीजन्स के लिए, जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम किया हो, उनको लाइफ पीयर्स के तौर पर अपॉइंट किया जाता है इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पेयरेज एक्ट 1958 के तहत। ठीक है, तो इनकी जो तादाद है ये आमतौर पर मिनिस्टर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं या मुख्तलिफ अदारों के प्रोफेशनल्स होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड के प्रोफेशनल्स होते हैं। तो इनकी जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं ये भी डिटरमिन नहीं है, ये भी कम या ज़्यादा होती रहती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल 7 कैटेगरीज हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कैटेगरी हैं जो हाउस ऑफ लॉर्ड की कंपोजिशन में बेसिक रोल प्ले करती हैं, मतलब कि यहाँ से मेंबर्स लिए जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल समझ आ गई होगी इसकी कंपोजिशन। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन बात करते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो ये 7 जो कैटेगरीज हैं ये क्वालिफिकेशन है इसकी। अगर वो इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर पूरा उतरता है तो वो क्वालिफाई करता है कि एज अ मेंबर वो हाउस ऑफ लॉर्ड का हिस्सा बन सकता है और अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द किंग आर क्राउन वो बन सकता है। इसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन में सबसे पहली जो चीज़ है वो अगर वो कन्विक्टेड हो, किसी भी कोर्ट से कन्विक्टेड हो, तो ऐसा बंदा जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड का हिस्सा नहीं बन सकता। इसके बाद वो इनसेन हो, वो ल्यूनिटिक हो, वो बैंकरप्ट हो, तो ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके में डिस्कस की गई हैं और ये भी कन्वेंशनल लॉ है उनका, कन्वेंशंस है, रीत रवाज है उनका कि ये डिस्क्वालिफिकेशन है उनकी। ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड है ये भी उनका कन्वेंशनल लॉ है। ये कोई हाउस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके में कोई डिटरमिन नहीं है, लेकिन ये अपनी रीत रिवाज के मुताबिक चलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो हाउस है ये हेरिडिटी हाउस है और कंजर्वेटिव है, अपनी रवायात के साथ जुड़ा हुआ है और अपनी रवायात को छोड़ता नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इसके बाद प्रिविलेजेस की बात करते हैं, वो कौन कौन से हकूक़ हैं या प्रिविलेज हैं या कौन कौन से इख्तियारात हैं जो इनको हासिल हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले तो मैं यहीं पर इसको लिख देता हूँ, बाद में इनको रेज कर देंगे। ठीक है ना, सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इनके पास सबसे बड़ा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसा हथियार है कि ये जो मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड हैं ये 2-2 घंटे तक, बल्कि इनका रिकॉर्ड है कि 24 घंटे तक भी ये अपने
स्पीच करते रहते हैं। तो इनके पास स्पीच करने के अलावा और कोई इख्तियार ही क्या है। अभी हम इनके जो पावर्स हैं, पावर एंड फंक्शंस, वो भी हम डिस्कस करते हैं, उसमें मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसके पास। इसके बाद एक्सेस टू सॉवरेनिटी है, एक्सेस टू सॉवरेनिटी मीन्स जो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो इंग्लिश कॉन्सेप्ट है या इंग्लिश एस्पेक्ट है इसके मुताबिक जो सॉवरेनिटी है इसका महवर अवाम है, और अवाम ये इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल करती है। अब अवाम का पार्लियामेंट को किया हुआ इख्तियार जो है वो इसकी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन्स से आंसर कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ हैं या मुख्तलिफ लॉ हैं, कुछ तरमीम हैं, या जो कुछ भी इससे रिलेटेड कोई लॉ बनेगा या कोई पॉलिसी बनेगी तो उसके रिलेटेड जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सबसे अहम जो इनके पास प्रिविलेज है, राइट टू डिटरमिन इट्स ओन कंपोजिशन, right to determine its own composition, right to determine its अपनी खुद की कंपोजिशन के लिए इसके पास इख्तियार है, और इसकी जो कंपोजिशन है वो होती ही विद द कंसेंट ऑफ किंग, ये खुद ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद राइट टू पब्लिश हिज ओपिनियन, ओपिनियन है कि अपना जो ओपिनियन है उसको किसी भी ऑफिशियल जो पेपर्स हैं, ऑफिशियल गज़ट है, उसमें ये पब्लिश करवा सकते हैं। ठीक है, फिर फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है, फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है। डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। फ्रीडम ऑफ अरेस्ट है, ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड और द पार्लियामेंट इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। किसी भी जो सिविल प्रोसीजर है इसके लिए इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद ट्रायल ऑफ इम्पीचमेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इम्पीचमेंट जो केसेस हैं वो ये सुन सकते हैं। ठीक है, जितने भी जो इम्पीचमेंट केसेस हैं जो हाउस ऑफ कॉमन से इनकी तरफ आते हैं तो उनको ये सुन सकते हैं। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ पीरेज, जो पीरेज है, जो पीरेज का मामला है उनको भी ये डिटरमिन करती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पावर एंड फंक्शन को, पावर एंड फंक्शन ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली 3 बेसिक इनकी पावर्स होती हैं, इसके मुताबिक ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखा, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जेक्टिव पावर्स हैं। ठीक है, और इसके बाद जुडिशियल पावर है। एग्जेक्टिव पावर्स हैं और इसके बाद फिर जुडिशियल पावर है। ठीक है, कोई भी पार्लियामेंट है या कोई भी पार्लियामेंट का कोई ईवान है, वो बेसिकली ये 3 जो पावर्स हैं इनको एंजॉय करता है। लेजिस्लेशन करता है, इसके बाद मुल्की इंतज़ामिया को चलाता है, और फिर जो अपनी अदालती जो काम है उनको निपटाता है। सबसे पहले हम इसका लेजिस्लेटिव पावर्स को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेजिस्लेटिव पावर में सबसे पहले तो कानून साजी हो सकती है, मुख्तलिफ तरमीम हो सकती हैं, बिल पास हो सकते हैं। इसके बाद फिर मुल्क के लिए बजट बनाया जा सकता है, मुल्क के लिए पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था किसी भी लेजिस्लेशन के लिए, तरमीम के लिए वो जो
इसको अब बिल की सूरत में पेश किया जाता है, ईवान में बिल की सूरत में लाया जाता है। और बिल जो होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, मनी बिल होते हैं और फिर इसके बाद जो होता है वो नॉन मनी बिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट है, चाहे वो ब्रिटिश है, अमेरिकन है, पाकिस्तान है, इंडियन है, या किसी भी जमहूरी निज़ाम में जो पार्लियामेंट का जो पार्ट या जो चैम्बर या जो हाउस डायरेक्टली लोगों से इलेक्ट होगा वो हमेशा मनी बिल्स जो हैं वो इंटरटेन करेगा, क्योंकि मनी बिल्स में बजट और मुल्क के फाइनेंस के रिलेटेड जो काम करना होता है, फाइनेंस के मुतल्लिक़ पॉलिसियाँ बनानी होती हैं। तो ये इख्तियारात आम तौर पर सिर्फ जो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा सिटीज़न से वो काम करेगा। अब यहाँ पर ये चूँकि डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं है, इसलिए मनी बिल्स में ये यहाँ पर खामोश रहता है। ठीक है, हाँ, वो पार्लियामेंट की जॉइंट जो होती है प्रोसीजर होता है उसमें ये पार्ट प्ले करता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकता है, इस लेजिस्लेशन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन ये मनी बिल्स कभी भी हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश नहीं होते। ये सारे जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन में पेश होते हैं। नॉन मनी बिल्स जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश हो सकते हैं, इसके मतलब वो पॉलिसी बना सकते हैं, लेजिस्लेशन कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब लेजिस्लेशन का तरीकाकार क्या है नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा, टाइम शॉर्ट है इसलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव ये जो है पावर्स वो इंजॉय करता है। इसके बाद एग्जेक्टिव पावर है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है ये एग्जेक्टिव पावर्स में इसमें एग्जेक्टिव से को एडवाइस दे सकता है, उनकी पॉलिसीज़ को देख सकता है, इसके मतलब सजेशंस दे सकता है, इसके मतलब सवाल कर सकता है, पूछताछ कर सकता है एग्जेक्टिव जो, लेकिन कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनता। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है जुडिशियल पावर्स। ये जुडिशियल पावर्स में मैंने जैसे अभी आपको बताया हाउस ऑफ लॉर्ड में लॉर्ड्स ऑफ अपील्स होते हैं, ये 9 मेंबर्स होते हैं, ये बेसिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जुडिशियल पावर्स में 3 कैटेगरीज से ये अपनी फंक्शंस करता है। इसमें सबसे पहले जो है वो पेरेज, हाई ट्रेजन्स, फेलोनी अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, इस तरह के जो मामलात हैं उनको ये सुनता है। ठीक है, इसके बाद इम्पीचमेंट केसेस जो हैं, जो सेकंड वन है वो इम्पीचमेंट केसेस जो हैं जो हाउस ऑफ कॉमन से इनकी तरफ आते हैं उनको सुनता है। वो इम्पीचमेंट किसी की भी हो सकती है, मिनिस्टर्स की हो सकती है, एग्जेक्टिव पावर्स की, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर इसकी चूँकि ये बेसिक अपनी ओरिजिनल जुडिशियल पावर्स हैं, तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के तनाज़र में ये जितनी भी अपीलें हैं वो ये सुनने का इख्तियार रखता है। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आ गई होगी हाउस ऑफ लॉर्ड की जो नेचर है, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, हमने हिस्ट्री देखी इसकी कंपोजिशन देखी, डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन देखी, इसकी प्रिविलेजेस देखी, पावर्स एंड फंक्शंस इनको डिस्कस किया। ठीक है, इसके रिलेटेड अगर कोई आपके माइंड में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।